हेलो, नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है लर्निंग बाय लीडिंग। यह एक पॉडकास्ट श्रृंखला है जेंडर्ड एट वर्क इंडिया और यूएन वुमेन के द्वारा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे यंग लीडर्स से जो अलग अलग मुद्दों पर अपना अनुभव साझा करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपने लीडरशिप को अलग अलग आयामों से देखा या अलग अलग लेंसेज से समझने की कोशिश की, उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं झारखंड की दो आदिवासी महिलाएं जो कि काफी जमीनी स्तर पर सालों का अनुभव रखती हैं और अलग अलग मुद्दों पर काम करते आई हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगी हमारे ही कोहोर्ट की सदस्य सुनीता, और साथ में अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी झारखंड के गुमला से अगस्तीना सोरेन। तो आइए उनके बारे में ज्यादा उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारी पहली स्पीकर और कोहोर्ट की मेंबर सुनीता को। सुनीता जी, बहुत बहुत जोहार है, स्वागत है। जोहार जोहार हिमांशु, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सुनीता जो है वो काफी सालों से जमीनी स्तर पर, चाहे वो झारखंड रहा हो चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, अलग अलग संगठनों के साथ काम करते रही हैं और एक अच्छा लंबा अनुभव रखती हैं सामाजिक मुद्दों का। तो सुनीता, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। अगर हमें आप अपनी जर्नी के बारे में, अभी तक की जर्नी के बारे में थोड़ा हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। एक्चुअली अगर हम अपनी जर्नी की बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे कि हम कहाँ से हैं और किस तरीके से हमने शुरू किया। तो मेरा नाम सुनीता लकड़ा है और हम झारखंड से हैं, रांची से। और हमने आज से 15 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तब से हमने ये स्टार्ट अपना काम करना शुरू किया था, जो सामाजिक तरीके से जो जुड़ाव है। और इसी दौरान काफी अलग अलग राज्यों में काम करने का अनुभव रहा और उसमें हम काफी चीजों को समझने का, नजरिया बनाने का कोशिश किए, जिसमें एक बड़ा पॉइंट आता है कि हम चीजों को नारीवादी नजरिए से कैसे देखते हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि आदिवासी एक्टिविस्ट और जो नारीवादी नजरिया है, लीडरशिप है, वो किस तरीके से, हम किस नजरिए से देखते हैं। तो ये काफी तुलना करने में काफी आसान रहा मेरे लिए। और हम बहुत क्लियर हो पाए इस चीजों को लेकर के कि जो आदिवासी समाज है वो और जो एक और दुनिया है वो किस तरीके से, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और आदिवासी समाज किस तरीके से जो एक्टिविस्ट का जो नजरिया है वो कैसे देखता है और दूसरे जो समाज है वो किस तरीके से देखता है, तो ये देखने का एक नजरिया मिला। और मैं श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा कि जो हम एफएलएल जो है, जिसे हम फेमिनिस्ट लीडरशिप लैब कहते हैं, और इसी प्रोजेक्ट के पहले कोहोर्ट के हम दोनों मेंबर रहे हैं, मैं और सुनीता, जिसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले बैंगलोर में एक लैब से हुई थी। और जब हम इसे लैब कहते हैं तो लैब कहने का बहुत अच्छा जो हम लोगों ने अनुभव अभी अभी तक लिया है वो ये है कि लैब में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। जो भी हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स या हम लोगों ने जो एक बाउंड्रीज बना रखी हैं, उसे तोड़कर हम नया कुछ लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नए नजरिए से हम काम करें। मुझे भी कई मुद्दों के बारे में अलग तरीके से जानकारी मिली। तो सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आदिवासियों को कैसे देखती हैं या कैसे डिफाइन करती हैं आप आदिवासियों को? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जो मेन स्ट्रीमिंग दुनिया से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आदिवासियों को सिनेमाओं में दिखाते आए हैं या फिर जो उनसे कभी मिले नहीं हैं, कभी उनके साथ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आदिवासी आज भी जंगलों में रहने वाले, पत्ते पहनने वाले या फिर हुला लाला करने वाले ऐसा एक फिगर बना हुआ है लोगों के नजरिए में। बट अगर आप आदिवासियत को देखेंगे, हम ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम एक आदिवासी महिला हैं और आदिवासी समूह से आते हैं, सब कम्युनिटी से आते हैं, बल्कि हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जब आप मिलते हैं, लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं, समुदाय में जाते हैं, तब आप समझ पाते हैं उन चीजों को। तो आदिवासियत सिर्फ बोलने से समझना बड़ा मुश्किल होगा, उसको जीना पड़ता है। हम हमारे जो कम्युनिटी है वो हर एक चीज को किस तरीके से जीती है, वो पूरी तरीके से सात्विक जीवन है जिसमें किसी भी तरीके का फेक चीजें नहीं होती है, तो वो एक तरह का आदिवासियत हम उसको कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी चीजें जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो हमारे यहाँ पहले से हो रहा होता है, हो रहा है। तो बस मेरा तो ये कहना है कि आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन से जुड़ाव रखता है। आदिवासी हमेशा से, अगर हम नारीवाद की बात करें तो हमने अपने बचपन से ये चीजें देखी हैं कि किस तरीके से हम हमें किसी भी तरीके का, मतलब एक नजरिया जो था, जो बाहर जाने के बाद पता चला कि हमारे में तो ये ऑलरेडी है। जो हम नारीवाद की जो बात करते हैं तो वो आदिवासियत के अंदर पहले से ऑलरेडी ये सालों साल से, हजारों साल से प्रोसेस में है और चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सादगी पसंद है, बहुत ही
सरलता के साथ है, और जीवन में बहुत सारा कठिनाई के साथ नहीं बल्कि बहुत सरलता के साथ जो जीवन है वो आदिवासियत है। जी सुनीता, तो जैसा आपने कहा अभी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो क्या आप कुछ उन चीजों के बारे में हमें और बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम आज मॉडर्न कह रहे हैं या मॉडर्निटी से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी जीवन में पहले से रहा है, या आप जिसे आपने अनुभव किया है हमेशा से ही। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि जैसे हम अभी जो सोसाइटी में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं, जैसे दहेज पे काम कर रहे हैं, भ्रूण हत्या रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों के जो घूंघट प्रथा है उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लड़कियां लड़ाई लड़ रही हैं, हर हर दूसरे दिन एक लड़ाई लड़ रही है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे आदिवासी कम्युनिटी में ऑलरेडी इन ये लड़ाई पार कर चुके हैं। ये लड़ाई उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सहज तरीके से आज तक हमारे कम्युनिटी में किसी भी लड़की को सिर्फ दहेज के लिए नहीं मारा गया है, किसी भी भ्रूण हत्या नहीं किया जाता है, और ये भी नहीं किया जाता है कि लड़की हो गई है तो भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो जेंडर का जो सहजता है, जैसे कि अगर थर्ड जेंडर भी हमारे समाज में कम्युनिटी में है तो उसको बहुत ही सहज रूप से स्वीकार किया जाता है। तो जो लड़कियों को लेकर के जो सेफ्टी का मसला है, जैसे अभी अगर हम झारखंड की बात करें तो हम गांव में आज भी हम देखते हैं कि हम लोग कुआं में, तालाब में लोग लड़कियां खुले ऐसे में नहाती हैं, और वहां पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो टॉवेल पहन के भी घर आ सकती हैं, वो नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के आ सकती हैं गांव के अंदर, जो मतलब किसी भी तरीके से वल्गर नहीं माना जाता है। ये जो आपने बात की है, जो आपने उदाहरण दिए हैं, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, झारखंड में हमेशा से रहा हूँ, कुआं में नहाने वाली जो बात है या गाँव में कपड़े पहनने वाली बात है, तो मैंने भी ये अनुभव किया है कि आदिवासी समाज में जो है लड़कियां क्या पहनेगी इसका निर्णय परिवार वाले ज्यादा नहीं लेते। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आदिवासी समाज में फिर किस तरीके की चुनौतियां हैं, चाहे वो मॉडर्निटी को लेकर हो, या फिर जेंडर को लेकर हो, या फिर महिलाओं की स्थिति को लेकर हो। हम चुनौती में जाने से पहले बस एक चीज और ऐड ऑन कर दे रहे हैं इसी जो हमने इससे पहले जो बात किया उसके अंदर, कि हम्म। आदिवासी समाज के अंदर सिर्फ लड़कियों के लिए इतना प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि लड़कों के लिए भी उतना ही प्रेफरेंस है, और लड़के भी बहुत सहजता से मदद करते हैं किसी भी घरेलू काम में, या फिर और दूसरे तरीके का जो काम है उसमें। जैसे वो बच्चों को खिलाने में उनको बुरा नहीं फील होता है, वो बच्चे पीठ में बांध के घर का काम कर सकते हैं, खेत का काम कर सकते हैं, जितनी महिलाएं करती हैं उतना मर्द भी करते हैं। तो वो जो भेदभाव हम दिखता है बाहर के समाज में, वो आदिवासी समाज के अंदर नहीं दिखता है कि ये मर्द है तो ये वो काम नहीं कर सकता, और ये औरत है तो ये काम नहीं कर सकती टाइप। अब रही बात की चुनौती का, तो क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, और बहुत झारखंड जब अलग हुआ 2000 में, और तब से लेके 2024 तक का जो जर्नी हम देखते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत सारी चीजों पे प्रभाव दिखता है, जो बाहरी दुनिया का प्रभाव है, जो लोग जितने तरीके से आए हैं झारखंड के अंदर, और हम उन लोगों को जो फॉलो करने का जो प्रोसेस में जा रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ा चुनौती दिखता है समाज के अंदर, समुदाय के अंदर, कि अब लड़कियों के ऊपर में बैन लगना शुरू हो रहा है, क्योंकि दूसरे समाज में हम देख रहे हैं कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लड़कियां घूंघट करती हैं तो दुपट्टे पे जोर दिया जा रहा है, और उनके बाहर जाने पे रोक टाइप एक तरह से बातचीत हो रहा है, और इस तरीके का बहुत ही प्रभाव दिखता है। मे बी कि धीरे धीरे खुद को अब बोलते हैं कि हम काफी पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे थोड़ा डिमांड जो है वो दहेज की तरफ भी बढ़ रहा है। वो डायरेक्टली दहेज के नाम पे तो नहीं हो रहा है, बट डिमांड हो रहा है उस हिसाब से। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये भी है कि जो चैलेंज हम देख रहे हैं कि जमीनें जो है वो आदिवासियों की वो जा रही हैं, जंगल कट रहे हैं, और आदिवासी जीवन पूरी तरीके से जल जंगल जमीन के अंदर ही रहता है। आदिवासी समाज शुरू से ये सोचता है कि अगर जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जमीन बचेगा तो जीवन बचेगा, और जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा। तो ये सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर वो ह्यूमन के लिए है जो इस धरती पे है। तो उनको बचाने का जो पूरा प्रोसेस है वो आदिवासी करते हैं, और वही सारा चीज खत्म हो रहा है, जिसके चलते ये उसका प्रभाव ये दिख रहा है कि लोगों के पास अगर अपनी जमीन नहीं है तो वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए।
दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उसके अंदर स्किल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो लेबर का काम कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हो रही है और इसका पूरा प्रभाव जो है वो लड़कियों के ऊपर में पड़ रहा है। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो वहां पे फंस रही हैं कि उनको जाना चाहिए बाहर काम करने के लिए या नहीं जाना चाहिए। और जब वो बाहर जा रही हैं तो उसका एक चीज ये हो रहा है कि जो माइग्रेशन अगर बढ़ रहा है तो ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज काफी झारखंड में निकल के आ रहे हैं। और उसके अलावा बाहरी तत्वों का जो आना जाना हो रहा है झारखंड के अंदर, जो जमीनें जा रही हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बन रहे हैं और वहां पे भी आदिवासियों को ना काम मिल रहा है ना किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। तो इसका बहुत सारा असर ये हो रहा है कि क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग दुनिया जो है वो मैंने शुरू में ही बोला कि वो आदिवासियों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहां सरवाइव करना आदिवासियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो सुनीता, जैसे कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे मुद्दों के बारे में बताया जिससे आदिवासी समाज जूझ रहा है, या आप जिस भी कम्युनिटी से आती हैं वो कम्युनिटी जूझ रही है। और जहाँ पर भी संघर्ष होता है, हमने देखा है कि जीवन में जहाँ पर भी संघर्ष होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं जन्म लेता है एक्टिविज्म। लोग आगे आते हैं, कोई ना कोई होता है जो आवाज उठाता है इन मुद्दों को लेकर, इनमें बदलावों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक्टिविज्म से क्या समझती हैं, आप कैसे देखती हैं एक्टिविज्म को। और इसे मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आप एक आदिवासी नजरिए पे हम बात कर रहे हैं आज, तो आदिवासी एक्टिविस्ट होने का मतलब क्या है? अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आदिवासी लीडरशिप और आदिवासी एक्टिविज्म किस तरीके से देखते हैं, तो स्टार्टिंग जो होता है वो आप अपने इश्यूज पे ही शुरू करते हैं। वो जब भी एक एक्टिविस्ट जो होता है वो अपने समाज के मुद्दों को ही आगे लेके जाता है, चाहे वो जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, सेफ्टी का मुद्दा हो, माइग्रेशन का मुद्दा हो, या ट्रैफिकिंग का मुद्दा हो, या जो भी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसी उसी को लेकर के। और मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसा ही हुई थी। और इसमें एक चीज समझने को मिला कि एक्टिविस्ट के नजरिए से जब आप बनते हो, देखते हो चीजों को, तो समाज के लोगों को या फिर अपने समुदाय के, अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहाँ पे अवेयरनेस का जरूरत है, कहाँ पे किन चीजों पे काम करने का जरूरत है और किस तरीके से कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर नजरिया होता है। एज ए एक्टिविस्ट जब मैं धीरे धीरे काम करते गई तो एक समझ विकसित होता गया। और आज मुझे लगता है कि हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हर चीजें। और हम अगर आदिवासी समाज के हैं तो मेन स्ट्रीमिंग में आपको जाना ही पड़ेगा और मेन स्ट्रीमिंग को आदिवासियों के साथ मिलना ही पड़ेगा। तो ये जो नजरिया है, ये जो इश्यूज है, ये जो मुद्दे हैं, इसी इसी नजरिए से मैंने चीजों को देखा है और कोशिश ये किया है कि आदिवासी समाज को, जैसे यूथ को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, जो यंग विमेन है आदिवासी समाज के अंदर उनको हम किस तरीके से देखते हैं, उनको क्या नजरिया देने का कोशिश करते हैं। और जिस तरीके की चीजें अभी जो हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें किस तरीके से हम एक सेकेंड लाइन लीडरशिप ला सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से उनका एक संगठन तैयार कर सकते हैं जो कि यूथ का संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो और वो अपने समाज को सपोर्ट कर सके। तो सुनीता, अभी जो आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर रही थी उसमें एक शब्द था जो आप बार बार कह रही थी, आपने काफी बार रिपीट किया है, लीडरशिप। आपने कई अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चरणों पे लीडरशिप की बात की है। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप लीडरशिप को कैसे देखती हैं, लीडरशिप को लेकर आपका नजरिया क्या है, और आपको क्या लगता है कि कौन लोग लीडर हैं, या कैसे हम लीडरशिप पे काम कर सकते हैं, लीडरशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। एक्चुअली अगर हम लीडरशिप को देखते हैं तो आदिवासी समाज में लीडर का काफी वैल्यू होता है, काफी महत्व होता है। और जो भी नेतृत्व करता रहता है, जैसे हमारे जो समाज है, समाज के अंदर ना पढ़ा व्यवस्था है, माझी परिज्ञात व्यवस्था है, और भी इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो नेतृत्व को आगे लेकर के जाती हैं। यानी कि अपने समुदाय के जो चीजें हैं उसको लीडर के थ्रू कैसे हम दूसरे जो आने वाले कम्युनिटी है, हमारा जो लीडर नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम कहते हैं वो है, तो हम उनको किस तरीके से अपनी चीजें देते हैं। तो वो एक तरह से आदिवासी समाज में शुरुआती दौर से रहा है। और उस मायने में अगर हम देखते हैं और हमारा जो काम है उस मायने में हम देखते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप एक अगुआ के तौर पे काम करते हैं। जो नेतृत्व करता होता है, जो लीडर होता है, उसको हम अगुआ बोलते हैं हमारे कमेटी के अंदर। तो उस अगुआ का शुरू से काम रहा है कि वो अपने समुदाय की जो चीजें हैं उसको बचा के रखे, जैसे जल जंगल जमीन की बात है, या संस्कृति की बात है, या खाने की बात है,
जो पहनावा है उसकी बात है। तो ये सारी चीजों को बचाने का बात होता है, और अपनी भाषा का बात होता है, संस्कृति का बात होता है। तो किस तरीके से एक लीडर होने के नाते हम अपनी चीजों को बचा के जो आने वाला जनरेशन है हम उनको देते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि एक प्रभाव पड़ रहा है जो दूसरे समाज का, एक प्रभाव पड़ रहा है कि जो हम सामाजिक तरीके से जो मुद्दों को देख रहे हैं, जिससे में कि हमने बहुत सारे इश्यूज पे बात किया, तो वो इश्यूज को कैसे हम अपने जो यूथ हैं उनको अवेयर करें, जो महिलाएं हैं उनको अवेयर करें। और जो मेन स्ट्रीमिंग से है उससे भी भागने का जरूरत नहीं है, बल्कि हम वहां पे जीने का जो तरीका है उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इन चीजों को लेकर के अवेयरनेस फैलाएं। और मेरा जो नजरिया है वो हमेशा से ये रहा है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करें, जो आने वाला जनरेशन है हम उनको तैयार करें, यंग वुमेन के साथ काम करें, यूथ के साथ, लड़कों के साथ काम करें। इसीलिए हम कंपेयर कर पाते हैं कि जो नारीवाद का जो नजरिया दिखता है वो और हमारा आदिवासी समाज का जो नजरिया है वो कैसे एक दूसरे के साथ में मिलता है, और काफी मिलता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से काम करता आया है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि हम आगे लेना चाहेंगे, और हम इसी मुद्दों के साथ इसी टॉपिक पे ये पॉडकास्ट सीरीज चला भी रहे हैं, जहाँ पे आपने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की बात की है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो हम युवाओं को सामने कैसे लाएंगे? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में वो युवा आएंगे जो कि नए हैं, जो कि अभी काम के साथ जुड़ रहे हैं, अनुभव सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कहीं हम उनको बड़ी जिम्मेदारियों को सौंपेंगे या बड़े मंचों पर लाएंगे, उन पर ट्रस्ट करेंगे, उन पर इन्वेस्ट करेंगे, तब कहीं जाकर ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जरूर आएगी। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे आज के और एक खास मेहमान से, जो कि झारखंड से ही आती हैं, और हम सुनेंगे उनके अनुभव। अगस्तीना जो है वो झारखंड के गुमला जिलों से आती हैं, और काफी लंबे समय तक उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ काम किया है। अलग अलग मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के साथ काम करती रही हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासियत को, आदिवासी मुद्दों के साथ साथ वो एक जो नया नजरिया है, राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हैं, उनको भी समझती हैं, समझ रखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अगस्तीना जी आज के कार्यक्रम में आपका। जी जोहार, शुक्रिया हिमांशु जी। और थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, मैं सिमडेगा जिले की रहने वाली हूँ, और लेकिन हमारा जो काम है वो अभी 1.5-2 सालों में गुमला और सिमडेगा, खूंटी में भी थोड़ा विस्तारित हुआ है, चूंकि हम सोशल मीडिया का भी उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाकी महिलाएं भी हमसे रूबरू हो सकें। बिल्कुल। तो अगस्तीना, जैसा आपने बताया कि सिमडेगा से शुरुआत हुई और गुमला, खूंटी जो कि झारखंड के अलग अलग जिले हैं, और दक्षिणी छोटा नागपुर में जो काम फैला है, तो हम अभी थोड़ा आपके इस काम और आपके बारे में जानना चाहेंगे अगस्तीना। तो आप हमें बताएं कि आपका ये काम क्या है और किस तरीके का काम आप करती आई हैं और कर रही हैं। मेरा काम दरअसल मुझको कुछ साल पहले तक पता नहीं था कि हम जो काम करते हैं और इस तरह की जो कम्युनिटी के साथ हमारे संबंध है, इसका भी बहुत अनेक अनेक तरह का नाम होता है, और इन सारी चीजों की पढ़ाइयाँ अलग अलग जगह पे होती है, और लोग कामों को तरजीह देते हैं। मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो, क्योंकि हमने जो काम शुरुआत किया था वो कई अलग अलग गैर सरकारी संगठनों के साथ काम शुरू किया था। उस समय का थोड़ा परिप्रेक्ष्य बहुत अलग था, वो 2009 10 11 के आसपास में। तो महिलाओं के साथ मीटिंग्स होती थी, उनको कानूनी जानकारी देना हमारा काम था, और फिर हम मिलजुल करके जो उस समय के मुद्दे थे उन सब पर काम करते थे। विशेष करके उस समय मानव तस्करी के मुद्दे काफी थे ज्वलंत, और अभी भी हैं, लेकिन उस तरह की छोटे छोटे मीटिंग्स करते थे। उसके बाद मैं 4-5 सालों के लिए सोशल ऑडिट के साथ में काम करने चली गई, और मैं तब सिस्टम को थोड़ा जाना कि सिस्टम में किस तरह से काम होता है, पावर किसके पास रहता है, कम्युनिटी तक आते आते योजनाएं नीतियां कहाँ गैप हो जाती हैं, इन सारी चीजों को जानने के बाद में अभी कालांतर में 2 साल से, कोरोना के बाद से ही, जिस तरह से आदिवासी लड़कियों के ऊपर अलग अलग तरह के हिंसा के मामले बढ़े हैं, उसको लेकर के फिर हमने काम करना शुरू किया। और जब ये काम कर रहे हैं तो हम इसमें कई सारी चीजें रिसर्च बेस्ड भी काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत हैरत अंगेज मतलब आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, जो कि अभी के समय में आदिवासी समुदाय के भीतर की लड़कियों और महिलाओं के प्रति पूरे समाज का क्या नजरिया है इसको दिखाता है। और इस काम को करते करते मतलब जब हम महिला हिंसा की बात बोलते हैं तो उसमें एक तो घरेलू हिंसा आ जाता है, डायन बिसाही का मामला आ जाता है, जबरन जब शादी करने के समय लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिर कुछ साल प्रेम प्रसंग चलता है, फिर मतलब कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, लड़कियों की इच्छा नहीं होते हुए भी बहुत बार अगर इनकार करती है तो मर्डर हो जाता है। इस तरह की कई अलग अलग तरह की जो इश्यूज हैं समाज के भीतर, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हाल के दिनों में जब से इंटरनेट बहुत मतलब कि लोगों के ऊपर थोप दिया गया है एक तरह से, तब से
बहुत सारी विकृतियां समाज के अंदर आई हैं, जिसको हम लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं और किस तरह क्या कर सकते हैं उसके बारे में चिंता करते रहते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी गहरा अनुभव है जो आपने हमारे साथ साझा की, और जैसा कि आपने एक उदाहरण भी दिया आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थितियों को लेकर, यंग लड़कियों की स्थितियों को लेकर। तो अगस्तीना, आज तक के आपके अनुभव में जब आप महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, आप नारीवाद नजरिए को कैसे देखती हैं और ये कैसे काम करता है आदिवासी समाज में? नारीवाद का नजरिया समृद्ध रहा है आदिवासी समुदाय में, लेकिन जब हम हक हुकूक और अधिकार की बात करते हैं तो वो जो पावर किसको दें, है ना, या तो घर चलाने के लिए जो पावर किसी पुरुष के पास है भी और नहीं भी, क्योंकि जब हम लोग को लगता है कि पैसे का अधिकार किसके पास है, जमीन किसके नाम से, ये जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों से महिलाएं मतलब कि दोयम नजर आती हैं। हालांकि जब हम उनको रोपा रोपते हुए देखते हैं तो महिला पुरुष भी साथ में रोपा रोपते हैं। आप जब उड़द उखाड़ने का टाइम आएगा, आप गांव में ऐसे ही जाइएगा तो आपको उड़द उखाड़ते हुए, उड़द पीटते हुए घर के महिला पुरुष साथ में दिख जाएंगे। अभी हाल ही में डोरी महुआ कुसुम का समय गुजरा, आप उस समय भी जाइएगा तो सब लोग आपको एक साथ काम करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जब पावर की बात आ जाती है और संसाधन किसके नाम और किसके हाथ में होगा, तो उस जगह पर भी थोड़ा ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे समाज में। और जमीन का अधिकार पुरुषों के नाम पर ही है, और इसकी वजह से महिलाएं घर के भीतर अभी भी मतलब कि अपनी इच्छा अनिच्छा जाहिर करने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि एक परंपरा बना दिया गया है कि मतलब कि दोनों मिल करके चलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, चलाते हैं, लेकिन महिलाएं अपनी जो स्वेच्छा से किसी चीज को चूज करना, पसंद करना, नापसंद करना, इन सारे चीजों को लेकर के बाकी सामान्य समाज की तरह ही हैं। लेकिन चूंकि ये एक अभ्यास बन गया है समाज का, और महिलाएं भी उतनी गहराइयों में नहीं जाती हैं, और शिक्षा का अभाव है, सबको पता है कि आदिवासी समाज के भीतर अज्ञानता और तार उतना अभी भी नहीं हुआ है जो 90% आदिवासी गांव में रहते हैं उनके बीच में। तो इसलिए बहुत बार महिलाओं को लगता है कि ये सामान्य सी बात है, लेकिन जब हम अलग अलग केसों में उनसे मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अपने निजी अनुभव क्या हैं और उनके दर्द क्या हैं, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार के तहत जो एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं मतलब कि आदिवासी समाज में एक एक्सेप्टेंस कम दिखता है। और जल जंगल जमीन का जो नारा है वो इतना बुलंद है कि उसके सामने आदिवासी महिलाएं वर्तमान समय में, जिस समय टेक्निकली एक ऐसा युग है जहाँ पे अलग अलग तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको गुमराह करने का, ये वो का, वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं, ना वो राजनीतिक मुद्दे बनते हैं और ना उसे सामाजिक स्तर पर उस तरह से मतलब कि एड्रेस किया जाता है कि आदिवासी लड़कियों की गरिमा, उनकी सुरक्षा को भी मतलब कैसे समाज अपना मुद्दा माने। क्योंकि जब आप कहीं का भी उठा लीजिएगा तो जल जंगल जमीन, पहाड़, नदी, जमीन की लड़ाइयों के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन लड़कियों के अस्तित्व पर जब बात आई है, उनकी मानव तस्करी हो रही है, इतनी बिक्री हो रही है, धड़ल्ले से उनको मार के खत्म किया जा रहा है, गैंगरेप जब होता है, इतना ब्रुटल गैंगरेप होते हैं या कुछ होता है, तो आप इन सब चीजों के लिए बहुत कम आदिवासी पुरुष नेताओं को बोलो राजनीतिक मुद्दा या फिर बड़ा सामाजिक मुद्दा बनाते हुए देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं लड़कियों को अपने ही समुदाय का एक हिस्सा नहीं मान रहे। इसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी लोग अपना मुद्दा समझे, क्योंकि लड़कियां बेटियां बचेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तब जाकर के फिर आने वाले समय में हम लोग सुरक्षित समाज और फिर मुख्य धारा के जो अन्य समाज हैं जो आदिवासियों के रहन सहन और उनका जो मतलब कि एक तरह का इन सारे चीजों में महिलाओं को समानता देने का बात है, सम्मान देने का बात है, उसको देख करके सीखता है, उन सारे चीजों को सिखा पाएंगे जो दूसरों की संस्कृति को देखते देखते कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। और विकृतियां धीरे धीरे घुस रही हैं, उसको कम करने का हमारा प्रयास चल रहा है। जी अगस्तीना, आपने जो जिन मुद्दों के बारे में बात की है वो बहुत ही ज्यादा गहन है, काफी सेंसिटिव है, और इस पे काफी काम करने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में अब मैं आप दोनों को किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, किस तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे अपना अपना अनुभव साझा करें। चलिए, तो काफी चैलेंजिंग रहा है ये सफर, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिन मुद्दों पे हम काम करते हैं एक पूरा तबका लगा हुआ है उसको खराब करने में, उसको उजाड़ने में। और जैसे अभी अगुस्टीना ने भी शेयर किया कि पॉलिटिकली उसको नहीं देखा जाता है और सामाजिक रूप से भी उसको नहीं देखा जाता है। तो जब कोई एक महिला इतनी सारी चीजों की अच्छाई होने के बावजूद अगर बाहर निकलती है, जो सामाजिक रूप से हम कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, उस अच्छाइयों के अंदर भी अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि क्या जरूरत है ये काम करने का, कुछ और भी काम आप कर
कर सकते हो, कितने लोगों को आप अवेयर कर पाओगे, आपके बस का नहीं है। तो बहुत बार आपका मोटिवेशनल जो चीजें हैं उसको तोड़ने का कोशिश किया जाता है, आपके कैरेक्टर पे, चरित्र पे उंगली उठाया जा सकता है, क्योंकि हर दिन आप घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हो। और खास करके हम अगर बात करें, जैसे हमने पहले भी बोला कि अगर हम माइग्रेशन पे बात करते हैं या फिर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं और ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो जो आदिवासी वुमेन का जो ट्रैफिकिंग है, अगर आप उस पर बात करते हो तो एक पूरा तबका इसके पीछे लगा हुआ है जो आपको हानि पहुंचाने के लिए आपको आपके काम को रोक सकते हैं। पर अपना मनोबल हमेशा से ऊंचा रखा है और एक जज्बे के तौर पे कह सकते हैं, एक जो अंदर से जो विचार होता है कि आप इस पे काम करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा आगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो ऐसे कंडीशन में आप लड़ते हो इन चीजों से। तो बाहरी दुनिया की जो लड़ाई है वो एक लड़ाई है, और अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं वो भी एक लड़ाई है। तो ये लड़ाई लड़ते हुए और इन सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना ही हमारा जीवन का पॉइंट भी होता है, कि हम चैलेंजों से, जो चुनौतियां हैं उससे ना भागें और एज ए लीडर के तौर पे खुद को स्थापित करें, ताकि हम जो बार बार बोल रहे हैं कि सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ा कर सकें, उसके लिए कुछ कर पाए। ये बहुत जटिल काम है और इसमें बहुत चुनौतियां आती हैं, विशेष करके चूंकि मैंने पहले भी बताया कि पावर किसके पास, किसके हाथ में देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हमारी समाज की बनावट ही ऐसी है कि वो पितृसत्तात्मक है ही। भले हमने जो अच्छी चीजें गिनाई वो है, लेकिन उसके अंदर जो उनके विचारधारा है वो महिलाओं के भीतर भी पितृसत्तात्मक है। तो जब हम इस तरह की काम करते हैं, और बहुत बार जब, क्योंकि चूंकि मैं यूट्यूब भी बनाती हूँ जिसमें हमारे लोकल एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे हम लगातार मतलब कि उन केसेस को करते हैं जिसमें महिलाएं चाहती हैं कि हम उनके केसेस को मतलब कि अपने चैनल में डालें। तो कितने बार तो मुझको अपने ही समाज के लड़कों ने, अलग अलग तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ना बहुत जगह पे, तो कि अगस्टिना पैसा लेती है, अगस्टिना पैसा लेकर के गैर आदिवासियों के बात को बता रही है, हमारे लोगों का बात को नहीं बता रही है, ऐसे करके। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सामने आकर के आदिवासियत की जो नैरेटिव है, हमारी जो अगुवाई की नैरेटिव है, उसको अगर हम नहीं रखते हैं समाज के सामने, तो जो नैरेटिव सब लोग चला रहा है वही नैरेटिव लोग देखेगा और वही समझेगा। हम लोग इस काम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सदियों से चला रहा है ना, वो एक थॉट प्रोसेस जिसको लोग मतलब कि दादा परदादा, फिर पिताजी, फिर लड़के, और फिर उसी तरह के समाज में माहौल में रह करके लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ सोच की वजह से ना हमारे ऊपर बहुत सेटन लाते हैं वो लोग की, मतलब कि अरे रात के 7 बजे तक वो मतलब कि संभालनालय की तरफ में मीटिंग में रहती है, तो पता नहीं मतलब कि इनका क्या है क्या नहीं। इस तरह की बातें भी हमारे ही समाज के लोग, हमारे समाज की, मतलब कि मैं आपको स्पष्ट भी करना चाहूंगी, यूथ लोग भी बोलते हैं। और वो इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं के मुद्दे जब महिलाओं तक आते हैं ना, शिफ्ट होते हैं, क्योंकि देखिए महिलाएं बहुत देखभाल चाहती हैं, उनके काम की प्रशंसा चाहती हैं। तो जब हम लोग लगातार इस तरह के एक एक, जैसे सुनीता दी से कुछ सालों से हमारा संबंध रहा और हम लोग अपने जो दुख सुख है उसको बातचीत करते हैं, तो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, महिलाएं ना, राजनीतिक नेताओं से महिलाओं की दूरी बढ़ती है, क्योंकि महिलाओं की भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम कर पाते हैं थोड़ा। तो ऐसे में बहुत मतलब हमारे टांग खींचे जाते हैं और हमारे चरित्र पर तो बात किए ही जाते हैं। और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि हमने तो जब से काम करना शुरू किया था तब से हम सोच ही लिए हैं कि अब कोई कुछ भी बोले लेकिन हमको करना ही है। लेकिन दुख बहुत होता है कि मतलब कि लड़की कब अपनी विचारधारा और अपनी कमजोरियों को मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, क्योंकि लड़कियां, महिलाएं और मतलब कि पूरा महिला तबका मतलब बदलाव के लिए इतनी छटपटाहट है उनके अंदर कि उन लोग सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट देख पाती हूँ कि एक समाज जिसको हम लोगों को मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए थोड़ा अपने भीतर काम करना चाहिए, वो पुरुष तबका हमारे समाज का बिल्कुल कभी कभी तैयार नहीं होता है। आज ही का इंसिडेंट है, मैं एक स्कूल में गई तो मैंने अपना नाम बताया अगस्टिना सोरेंग, और मेरे पार्टनर का नाम बताया नील जस्टिन बेक। तो मैंने जब उनको पार्टनर कहा ना, तो उसने कहा कि पति या पार्टनर, तो मैंने कहा पति। तो फिर बोल वो मतलब मुझको रिप्लाई कर रहे हैं कि अरे आप मतलब कि इस जाति से उस जाति में गए तब तो बहुत आराम से शादी नहीं हुआ होगा। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग, जिन लोग लड़कियों को दिल्ली से बचा के ला रहे हैं, मैं वैसी महिला एडमिनिस्ट्रेशन को बता रही हूँ कि आदिवासी लोगों का ये कानून है, सीएनटी कानून है, आप उल्लंघन हो रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है, उसके काम को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये महिला का कौन पार्टनर है, किस जात में शादी की है,
वो मतलब लोग ताड़ रहे हैं, मतलब आपके काम को मतलब उस पेपर में छप रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, महिलाएं जानना चाह रही हैं। आप एक ऐसी लीडर हो चुकी हैं कि अलग अलग जगह पे जा करके लोगों को बता रही हैं कि इस तरीके से काम कर, लेकिन आपके एरिया के लोग आपकी पूरी निजी जीवन को मतलब कि उधेड़ मतलब पूरी पोस्टमार्टम करने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मतलब बहुत वो लगता है कि भाई कब चेंज होगा ऐसी चीजें, क्योंकि जब बड़े लोग इस तरह की बात करेंगे तो जो लड़के लोग अभी 22 साल के हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 16 साल के हैं, उन लोग भी तो वैसे ही सीखते हैं। तो ये सब इतने बड़े चैलेंजेस हैं जो आज के समय में जितनी भी महिला स्पेसेस में काम मतलब महिलाएं इस तरह के स्पेस में काम कर रही हैं उनको झेलना पड़ता है। और यही सब झेलने की वजह से ज्यादा बदलाव हम लोग समाज में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो मुड़ता ही नहीं जा रहा है। लोगों का विचारधारा की वो जो जड़ता है, जो संकीर्णता है, वो खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल, प्रीत, सत्ता की जो लड़ाई है ना, एक्चुअली आदिवासी समाज पे भी कहीं ना कहीं घर कर गई है। और रही बात की चैलेंजेस का, तो पर्सनल अटैक, जैसे अगस्टीना ने कहा कि पर्सनल अटैक भी बहुत होते हैं और प्रोफेशनल अटैक भी बहुत होते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम बात कर रहे हैं जमीन का, हम बात कर रहे हैं सत्ता का, पावर का, तो जब लड़कियों के लिए, नारियों के लिए और औरतों के लिए जब आप बात करते हो, और हम बात कर रहे हैं अभी जो हमारा एक नया आंदोलन शुरू हुआ है कि हम लड़कियों को जमीन पे हक कैसे दिलाएं, आदिवासी लड़कियों को जमीन पे हक नहीं मिलता है। तो उस हक पे अगर जब हम बात करते हैं, जब हम लोगों को अवेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार से लेके, समाज से लेके तमाम लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं कि ये लोग हैं जो लड़कियों की जमीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आज तक नहीं हुआ है। इतने हजार सालों में किसी भी लड़की को जमीन का जो दखल होता है वो नहीं मिलता है। तो एक आंदोलन अलग से चल रहा है जो पारिवारिक रूप से भी है और सामाजिक रूप से भी है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहिष्कृत किए जा चुके हैं, बहुत आराम से बहिष्कार किया गया है और किया जा रहा है। तो हमारी बातों को वहां पे भी काटा जाता है कि ये औरतें कैसे बात कर सकती हैं जमीन का, इनको जमीन पे हक कभी भी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सुनीता और अगस्टीना, जैसे कि आपने बहुत सारी नए चीज़ों के बारे में और चुनौतियों के बारे में मुझे बताया और हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराया। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो लोग दूर से आदिवासी समुदाय को देख रहे हैं और अपनी एक धारणा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमें उसे रूबरू होने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आदिवासी समाज किस तरीके से आया है, उनकी क्या चुनौतियां रही हैं और अभी तक की क्या उनकी यात्रा रही है, और कैसे बदलाव हमें आगे लाने की जरूरत है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और जरूरी भी है जानना कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में भी कास्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जाति को लेकर कैसी धारणाएं हैं। जैसे कि अगस्तीना ने अपने उदाहरण में बताया, आदिवासी समाज में भी जाति प्रथा या जाति को लेकर जो सोच है वो किस तरीके से काम कर रही है और कहीं ना कहीं हावी हो रही है। आगे हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने झारखंड के गांवों में या कम्युनिटी के साथ तो काम किया और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया, लेकिन जब आप दोनों राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची, जब झारखंड से निकलकर अलग अलग संस्थाओं के साथ आपका जुड़ना हुआ, या आप ऐसे मंचों पर पहुंचे, ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही जहां पे राष्ट्रीय स्तर पर सारी जगह से लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के पुरुष आते हैं या महिला आते हैं, जिनका अनुभव अलग रहा होगा, जिनकी पढ़ाई लिखाई अलग रही होगी, और वो किस तरीके से आदिवासियों को वो देखते हैं, और वहां पे आपका अनुभव कैसा रहा, क्या अच्छी चीजें रही और किस तरीके की चैलेंजेस से आप लोगों ने फेस किया। जिन लोग वाकई में मतलब कि समतामूलक समाज के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, वैसे साथियों ने हम लोग जैसे हैं, या मैं कहूँगी कि मैं जैसी कहीं पर जाती हूँ अपनी जिस वेशभूषा में, अपनी जिस विशिष्टता के साथ में, अपनी जिन कमजोरियों के साथ में, जिसको बहुत बार लोग हमारा कम बोलना और फिर जल्दी किसी के साथ में नहीं घुलना मिलना, और फिर कहीं पर बहुत ज्यादा मतलब कि इंटरफेयर नहीं करना जैसी आदतों को, किसी कोई हमें कमजोर व्यक्ति के रूप में देखते हैं, कोई को लगता है कि अरे कितना मतलब इनके अंदर नेचुरल ये है, जब ये लोग बात करते हैं तो एक अलग तरह की सरलता और सच्चाई, ईमानदारी जो उनके चेहरे से भी झलकती है और इनके हाव भाव और इनकी प्रोफेशनलिटी में ये करते हैं। तो आदिवासी इस तरह से होते हैं। और जहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे ये तो आरक्षण के वजह से आए हैं, क्योंकि आदिवासियों को रखना जरूरी था, तब आ गया है, इनको इंग्लिश बोलना बहुत तरीके से नहीं आता है, ये लोग फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ईमेल का रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीजों को आंकते हैं उनके तरफ से। मुझे मतलब एकदम शुरुआती दौर में जब मैं जिले से निकल करके झारखंड में ही काम के लिए गई, तो मतलब कि मुझे लड़कों ने कहा था, एकदम स्पष्ट कहा था कि अरे आप तो एसटी हैं और महिला हैं, इसलिए आप यहाँ पे आ गई करके। और वो मतलब कि मास्टर ट्रेनर की एक ट्रेनिंग थी, उसमें मुझे ऐसा कहा। तो मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जिन लोग समाज में पंचायती राज के इलेक्टेड मेंबर्स को मतलब कि बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं,
उन लोग एक महिला को ऐसे बोल रहे हैं, एक आदिवासी महिला को, क्योंकि उस टाइम मेरा छोटा बच्चा था और मैं 6 में मतलब 9 महीने का बच्चा को लेकर जाती थी, मेरी भतीजी बच्चा को देखने के लिए जाती थी और मैं भी जाती थी। तो उस वक्त मेरी प्रायोरिटी रहती थी कि जब सेशन बीच में ये क्या कहते हैं कि ब्रेक आ रहा है तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए रूम में जाऊं। तो बहुत बार मैं मतलब कि बच्चे का ख्याल रखना है वाला ये में 2-3 टॉपिक्स ये हो जाते थे, मतलब कि सुनने में या तो फिर ध्यान नहीं रहता था, कुछ हो जाता था तो ज्यादा रिप्लाई नहीं करती थी। तो उस समय उन्होंने इस तरह से मुझे मतलब कि एकदम मुंह पर कहा था। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी जब मैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गई, और मैं ईमेल उमेल सब कर लेती थी, मतलब ऐसा अपने आप को बहुत अधिक जल्दी प्रेजेंटेबल में नहीं बना पाती हूँ जहाँ पर सभी तरह के लोग हों, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं कि कोई बोल रहा है तो बीच में बोल देने की आदत नहीं है, जैसे अमूमन बहुत जगह होता है। तो उस समय भी लोगों ने मुझे कहा कि अरे ऐसे ऐसे लोग मतलब कि ज्वाइन कर लेते हैं जिनके पास मतलब कि अच्छी नॉलेज नहीं है, जिन लोग ईमेल करना नहीं जानते हैं, पता नहीं व्हाट्सएप में भी सक्रिय रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इस तरह की जो सोच है वो बहुत वैसे लोगों में है जिन लोग केवल जॉब करने के लिए मतलब पर्टिकुलर जगहों पे आ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में आ रहे हैं, सोशल वर्क पढ़ाई करके आ रहे हैं, क्योंकि वैसे लोगों के साथ ही मेरा ज्यादा काम रहा है। और वैसे लोग जिन लोग अपर क्लास हैं उनके दिमाग में ये बात है कि आदिवासी लोग हैं तो उनके पास में संसाधन कम है, लैंग्वेज की उनकी बैरियर है और उन लोग मतलब कि बस आरक्षण से आ रहे हैं। लेकिन जब इस जो दोनों जगहों पर जो हमको कमेंट्स मिला था, लेकिन जब काम हुआ, 1.5-2 साल काम हुआ, उसके बाद जब परफॉर्मेंस का देखा गया तो मेरा अपने जगह पर जो काम हुआ उसमें महिलाओं की लीडरशिप में हमने बहुत अच्छा किया। जो कुछ भी काम करना था सारा कुछ उनसे बेहतर किया। तो ये सब चीज है जो हम बाहरी दुनिया में भी मतलब कि फेसेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात भी है कि जिन लोग पूरा फेमिनिस्ट में हैं, और बहुत सारी वैसे फेमिनिस्ट हैं जिनकी वजह से मतलब कि अभी मैं मतलब बहुत अलग अलग जगहों पर पहुंच पाई हूँ। लोग मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैं ग्रास रूट लेवल पर काम करती हूँ और बिल्कुल एक ऐसे जगह पे काम करती हूँ, सिमडेगा ऐसा जिला है जो पिछड़ा जगह है, और फिर ट्रैफिकिंग के लिए पूरे देश में रैंकिंग दूसरा या तीसरा नंबर पे है, ऐसे जगह पे काम करती हूँ उसके लिए। लेकिन केवल वही लोग समझ पाते हैं जिन लोगों को लगता है कि मतलब आदिवासी कम्युनिटी ने पर्यावरण को बचा के रखा है और उनकी सादगी, उनकी मानवता को तरजीह देने वाली जो उनका जो जीने का स्टाइल है वो दुनिया को नई दिशा दे सकता है। ऐसे जिन लोग सम्मान देते हैं ना आदिवासियों को, वैसे लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करा है। और इसलिए मतलब कि अब मैं इतना भी बात कर पाती हूँ। लेकिन उसके अलावा जिनका मैंने जिक्र किया पहले कि जिन लोग बस पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी करने के लिए बस और अच्छा पैसा कमाने के लिए, उन लोग कहीं ना कहीं आदिवासी लड़की चाहे तो आदिवासी समाज के जितने लोग हैं उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि अरे इन लोग को तो सब कुछ मतलब कि ऐसे ही मिल जाता है, इन लोग परिश्रम करना नहीं पड़ता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी जगह पर अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, और हम लोगों को इस तरीके से जा रहा है कि लगातार हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीनते छीनते अब हमारे पास में समझिए कि इतने जनसंख्या कम हो जा रही है। लड़कियों की जो स्थितियां हैं, उनकी जो श्रम करने की जो सबसे अच्छी बात है, उनके गुण हैं, उसका आप महानगरों में उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में जिस तरह से महिलाएं दूसरों के घरों को संवार रही हैं, उनके लिए आप सम्मानजनक शब्द नहीं पाइएगा। लेकिन अगर वो वहां जाके काम नहीं करेंगे तो बहुत लोग का घर भी नहीं चलेगा। बिल्कुल अगस्तीना। सुनीता, मैं चाहूंगा कि आप जो है थोड़ा इस मुद्दे पर भी हाईलाइट करें, जैसा अगस्तीना ने तो थोड़ा सा इस मुद्दे पर बात किया है, या आपने जैसे कि आपके बारे में कहा कि आपने उत्तर प्रदेश में काम किया है, बहुत सारे जगहों पे काम किया है, तो अलग जगह पे काम करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके की चुनौतियां रही हैं? अगले बड़े मंचों पर ये जो तकनीकी चीजें आती हैं जिसपे हम झारखंडियों को थोड़ा पिछड़ा समझा जाता है, आदिवासियों को पिछड़ा समझा जाता है, तो इस पे आपका कैसा अनुभव रहा है? एक्चुअली ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, मेरे साथ काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि जैसा क्रिस्टीना ने भी ऐड किया कि आपको कमतर माना जाता है ना। आपको बिना जाने जज किया जाता है बहुत बार, क्योंकि एक छोटे से शहर रांची से हम दिल्ली काम करने के लिए गए थे, और वहां पे डायरेक्टली तो कोई कुछ नहीं, सामने से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, पर आपको महसूस करा दिया जाता है कि आप एक छोटे शहर से आए हो, आप हिंदी भाषी हो और आप आदिवासी कम्युनिटी से हो।
जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग काफी प्रोफेशनली काम करते हैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफी प्रोफेशनली काम करते हैं। तो वहां पे बहुत बार टेक्नोलॉजी के मसले में ये देखा जा सकता है कि आपको अंग्रेजी को लेकर के मुझे बहुत बार सुनने को मिला है। बहुत बार बड़े बड़े जगहों पे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि आपका अंग्रेजी बहुत वीक है, आप फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। और मुझे मुंह में भी बोला गया है, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने अभी अभी रिजेक्ट किया है मुझे कि आपको हिंदी आती है, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो, और ये ग्लोबल मंच है। तो मुझे वो लगता है कि एक तरफ आप कहते हो कि कम्युनिकेशन है, मात्र अंग्रेजी जो है वो एक कम्युनिकेशन है, हिंदी जो है वो एक भाषा जो है वो कम्युनिकेशन है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है जहां पे आपको ऐसा एहसास कराया जाता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप ग्लोबल पे नहीं जा सकते हैं? रही बात दूसरे स्टेट में काम करने का, तो क्योंकि ये शुरू से ग्राउंड पे काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन मेरा पार्ट रहा है स्टार्टिंग से, और जो भी काम हम लोग करते हैं हमें लगता है बहुत ही मन से करते हैं, तो वो उसे बहुत परफेक्टली किया है। बहुत प्यार मिला है, भर भर के प्यार मिला है। पर हाँ, एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी महिला होने के नाते खास करके हमेशा से एक सवाल रहा है कि क्या आदिवासी लड़कियों के ऊपर घर वाले प्रेशर नहीं डालते हैं, घर वाले कैसे बाहर आने देते हैं, आप लोग होटलों में ठहरते हो। तो ऐसे कम्युनिटी का भी बहुत सवाल रहता है, बहुत बार मीडिया का सवाल रहता है कि आप ऐसे कैसे काम करते हैं। और हमारी ये कोशिश भी है इस पॉडकास्ट के जरिए कि हम इन बातों को, इन मुद्दों को उन लोगों तक पहुंचाएं जहां से बदलाव आ सकती है, हम युवाओं तक पहुंचाएं कि हम आदिवासियों के मुद्दों को, जो गैर आदिवासी लोग हैं उन पर भी एक समझ बने, वो भी समझ पाए और चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, हमारी आवाज़ को समझे, हमारी आवाज़ को पहचाने, हमारे मुद्दों को जाने। तो अगला जो सवाल है या जो अगली जो बातचीत है, मैं वो अगस्तीना के साथ करना चाहूँगा कि अगस्तीना, जब आपने इतना सारा लंबा अनुभव साझा किया है अपने जीवन का, काम को लेकर, तो इन सभी के बीच में आप लीडरशिप को कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो लीडर हैं, या किस तरीके की लीडरशिप चीजें होती हैं? लीडरशिप का क्या डेफिनेशन हो सकता है आपके तरीके से? मेरे लिए लीडर्स वो हैं जिन लोग अलग अलग तरह के संघर्ष को झेल रही हैं और एकदम बिना शोरगुल का वो लोग काम करते जा रही हैं। जिस तरीके से मतलब गांव में रहने वाली महिलाओं ने अपने लिए जीवंतता का जो उदाहरण उन लोग पेश करते हैं, वो मेरे लिए एकदम लीडर हैं। क्योंकि उन लोग दुनिया को नहीं बता रहे हैं कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, हम उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन को लेके जो जिज्ञासा है और जो सकारात्मकता है, वो मुझको कहीं ना कहीं मतलब कि ये बताता है कि वाकई में लीडर वो हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बहनों से मिली हूँ जिन लोग दिल्ली बॉम्बे से कि बहुत ही बदहाल स्थिति में, बहुत अधिक बुरी स्थिति में लौटी हैं। इसके बावजूद अपने लोगों से मिलने के बाद, और अगर हम लोगों ने उनको मदद किया है तो हम लोगों से मिलने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मतलब लोगों को माफ कर दिया कि भाई अब हम लोग केस वोस में करके क्या करेंगे, और इतना अधिक मानवता मतलब कि दिखाते हैं, इतनी दिलेरी दिखाते हैं जबकि साथ में अलग अलग हैरेसमेंट होते हैं। क्योंकि उनकी जो ताकत है ना, सहन शक्ति जो है, जो ताकत है, और उन लोग जिस तरीके से आकर के फिर अपने परिवार के साथ आगे बढ़ती हैं। और अपने परिवार का तो, जो महिलाएं बाहर काम कर रही है ना, उन लोग अपने परिवार के भाइयों को पढ़ाई में मदद कर रही हैं, भाइयों के लिए गाड़ी खरीद रही हैं, अपने माँ बाप के लिए घर बना रही हैं। जिन लोग शादीशुदा हो गई है उन लोग अपने अपने ससुराल के लिए घर बना रही हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग करा रही हैं। इन लोग सब लीडर है। और मैं तो हमेशा वैसे ही महिलाओं से प्रेरणा पाती हूँ, और इसी के लिए बहुत बार हताश होने के बाद भी मैं मतलब कि उठ खड़ी होती हूँ कि अरे भाई, जो गांव की महिला है वो, उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, और अगर मैं नहीं बोलूंगी उनकी बात को सुन करके कि भाई, तो फिर और कौन बोलेगा? क्योंकि उन लोग समाज के सामने बोलने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, वो खोना नहीं चाहती हैं अपने लोगों को। क्योंकि जो महिलाएं बहुत अधिक बोलती हैं सोशल मीडिया पे, या तो बहुत अधिक मतलब एक्टिव है सोशल मीडिया में, उसको भी हमारा समाज अच्छे से नहीं देखता है, और सब महिलाएं ये जोखिम नहीं झेल सकती हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, 22 साल पंजाब में बंधक रहने के बाद जो औरत लौटी, हाल ही में मुझसे दोबारा मिलने गए थे, अभी जब मिलने गए ना, तब वो अपनी बच्ची से मिलाई। और जानते हैं वो किसका बच्चा है? जो पुरुष उसको 22 साल तक बंधुआ मजदूर बना के रखा था, उसकी बेटी है वो, और उसको वो लेकर के आई है और उसको वो पाल रही है। कि वो आदिवासी परिवार की आदिवासी बच्ची है, मतलब कि महिला है, और इसलिए वो बच्चे को लेकर के आई है। और वो बच्ची अभी 10-12 साल की है। वो अपने पहले पति के पास लौटी 22 साल के बाद, और हमारा समाज की खूबसूरती देखिए, उनके पति ने उनको एक्सेप्ट किया और उस बच्चे के साथ एक्सेप्ट किया, जिस बच्चे के साथ में वहां कितना साल प्रताड़ित हुई है, 22 साल। तो बताइए, उसके बाद से ना मतलब मेरे अंदर और ऊर्जा आ गई। इसलिए मैं ना अपना पूरा समय, अपनी पूरी क्षमता, अपनी जो जितनी जानकारी है, जितना एडवोकेसी करने का मैंने गुर सीखा है, वो अब हमारे कम्युनिटी की महिलाओं और लड़कियों के लिए ही दे दिया है। इसलिए मैं कुछ साल पहले अपने जो
काम करती थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में थी, उससे रिजाइन किया और मैं अब इस तरह के काम में लगी हूँ, ताकि मैं हमारे समाज की महिलाओं का जो भावना है और वो जो महसूस करती है उस बात को आगे ले सकूं, और हमें जहाँ लड़ना है, जो निर्णय करता हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं लेकिन हमसे पूछे बिना ले रहे हैं, उन लोगों को टच कर सके और उनको बता सके कि हम लोगों को इस तरह की काम की जरूरत है, हमें यहाँ ये सहायता चाहिए, आप हमें वो मदद कीजिए। तो यही दीदियां मेरे लिए तो लीडर हैं, जिनसे मैं कहीं ना कहीं मिलते रहती हूँ और जिन लोग हमको लगातार मतलब कि अपनी लड़ाई में हिस्सेदार बना करके अपना एनर्जी भी देती हैं और अपना विश्वास देने के साथ ही हमें खड़ा करती हैं, क्योंकि उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात ये वाला रखा क्रिस्टीना की आदिवासी समाज का ही एक खूबसूरती है कि जो सहजता है, जो सरलता है और जो एक्सेप्ट करने का क्षमता है ना, वो आदिवासी हम्म। समाज के अंदर ही दिखता है। लाख बुराइयों के बावजूद भी ना बहुत सारी बिल्कुल। चीजें ऐसी हैं जो आदिवासी समाज के अंदर है, जो अच्छाइयां जिसको हम कहते हैं, जो कि आपको दूसरे कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलता है। और वो उसी कारण मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम आदिवासी हैं। और आदिवासी महिला होने के इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी मुझे लगता है कि हम दूसरे से बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ हमारा जो प्रोसेस है, जीने का जो तरीका है, वो दूसरे कम्युनिटी से बहुत हद तक बहुत बेस्ट है। तो चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेके जो हमारे यहाँ ढुकू प्रथा बोला जाता है, वो काफी सालों से हमारे समाज में रहा है, जिसमें एक अगर हम संविधान की भी बात करते हैं तो राइट टू चॉइस का जो मसला है वो बहुत आसानी से स्वीकार किया जाता है। एक दूसरे के साथ रहने के बाद आपको अगर लगता है कि उसके साथ जीवन जी सकते हैं तो आप उसके साथ रहिए, और नहीं तो फिर आप अलग हो जाइए। आज भी हमारे यहाँ तलाक का कोई मुद्दा नहीं होता है कि लोग कोर्ट कचहरी जाके तलाक करते हो, या फिर सामाजिक रूप से जो समुदाय डिसाइड करता है या फिर लड़की जो डिसाइड करती है, लड़का जो डिसाइड करता है वही होता है। चाहे वो शादी को लेकर के भी हो, जब तक शादी में भी जो नियम कानून होते हैं उसमें लड़कियों से बार बार पूछा जाता है कि आप शादी करने के लिए एग्री हैं कि नहीं है। तो 3 टाइम उनको मौका मिलता है, छोटा मेहमान, बड़ा मेहमान और फिर एक बार मेहमान, तब जाके शादी का वो फैसला होता है। तो लड़कियों को बहुत हद तक प्राथमिकता भी है, स्वीकारता भी है, और सहजता और सरलता तो है ही। बिल्कुल सुनीता और अगस्तीना, और जैसा कि अगस्तीना ने साझा किया कुछ उदाहरण महिलाओं के बारे में, और उन्होंने जिस तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया है छोटे छोटे उदाहरणों के रूप में, कि जो महिलाएं ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हों, लेकिन अपने परिवार के लिए उठ खड़ी हुई हैं, वो लीडर हैं। और मुझे लगता है कि अगस्तीना उन उदाहरणों ने ना सिर्फ आपको बल्कि मुझे, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जो भी लिसनर्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उनको भी ऊर्जा देगा, उनको भी मोटिवेशन देगा काम करने को लेकर। क्योंकि मैं अभी आपसे जब सुन रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा और मजबूती से अपने आप को खड़ा देख पा रहा हूँ मुद्दों पर काम करने को लेकर, झारखंड के ऊपर काम करने को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे उदाहरणों को पेश किया हमारे सामने में। तो ये हमारा जो आखिरी जो बातचीत है, अगला जो सवाल है वो अंतिम सवाल होगा। और ये थोड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर इतनी बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ दो इतनी मजबूत महिलाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा पर्सनली बात करना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आप दोनों से एक पर्सनल तरीके का यह सवाल जानना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि इतने सालों की चुनौतियों के बीच, इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ, काम के साथ, इस फील्ड ने, इस एक्टिविज्म के फील्ड ने या इस सामाजिक सुधार के फील्ड ने आप दोनों को क्या दिया अब तक? एक महिला के रूप में, एक आदिवासी महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में आपने क्या पाया? जब हम अपनी जर्नी को देखते हैं तो ये देखते हैं कि काफी मजबूत बने हैं, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बहुत आया है। और जो नजरिया है सामाजिक रूप से इश्यूज को देखने का, मुद्दों को देखने का, अपने समाज से दूसरे समाज को कंपेयर करने का, एक औरत होने के जो चीजें हैं, और हम एज ए औरत, एज ए आदिवासी महिला होने के नाते किस तरीके से खुद को देख देख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त हुए हैं। और कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बारीकी से उस बात को बहुत समझ समझ बना है, कॉन्फिडेंस बहुत आया है खुद के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक सिंपल साधारण गांव से रहे थे, गांव में पढ़े लिखे थे, और उस तरीके से अगर हम आज देखते हैं तो आज एक नजरिया जो है वो बहुत बदलाव आया है खुद के नजरिए में। और उसी सहजता के साथ हम दुनिया को भी देख पाते हैं, और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा सेंसिटिव तो हैं। तो उन चीजों को लेके बहुत कह सकते हैं कि इसीलिए
ये सारी चीजें मुझे लगता है कि करने का कोशिश है। और उसके अंदर मुझे लगता है कि जो अपने अंदर का जो बदलाव है मैंने जीवन में ये भी सीखा कि खुद को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आप दुनिया को बदलने का बात करते हो, पर हमें लगता है कि मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि खुद को बदलना बहुत जरूरी है। तो हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और वो बदलाव मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि देता है। मेरे साथ बहुत मजेदार है कि मतलब मेरे जो साथी हैं, मतलब मेरे बैचमेट एक्चुअली, और कुछ मेरे सीनियर, अभी जब मैं गांव में जाती हूँ ना तो मिलते हैं तो अगुस्टिना दीदी बोलते हैं, मालूम। तो मुझे जो मतलब कि लगता है कि यार मैं सपना देख रही हूँ और क्या देख रही हूँ। सो ये जो मुझको कमेंट्स मिलता है दीदी वाला, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अरे, मतलब एक होता है ना सोच गांधी तो दीदी है। हालांकि ये मुझे मजेदार सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर मैंने बात करना शुरू किया और पूरे समाज की तरफ से बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है, रिसर्च करने के बाद में, महिलाओं से गुफ्तगू करने के बाद में, तो ये वाले जो वर्ड्स मुझको पुरुषों की तरफ से मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हद तक अ, मतलब कि जिस बदलाव को लाने की कोशिश की है उसमें थोड़ा थोड़ा सफल हुई हूँ, पूरा नहीं, क्योंकि वो तो मेरे साथ मतलब मुझको कैसे देख रहे हैं ये उससे डिफाइन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चेंजेस आएगा जब हम लोग कलेक्टिव इस तरह की चीजों को करेंगे तो। और अपने भीतर मैं ये बदलाव देखती हूँ कि मैं अपने समाज को जब तक मैं कॉलेज में थी इतना नहीं समझती थी, लेकिन जब मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया, गांव में उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया, तो उनके भीतर की निश्चलता, उनकी निस्वार्थता और मतलब उनका अगाध अगाध प्रेम को इतना पाया है कि जिसकी वजह से मैं एक अलग अगस्टीना बन गई हूँ। और अब मैं किसी से किसी चीज की उम्मीद नहीं रखती हूँ बहुत अधिक कि वो ऐसा करे वैसा करे। लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहती हूँ, पूरे मतलब कहीं भी जाती हूँ वहां, बस कि जो कुछ भी करे वो निस्वार्थ तरीके से करे, क्योंकि अंततः अगर दुनिया में कभी भी किसी चीज से बदलाव आएगा तो वो है निस्वार्थ प्रेम से, एक्सेप्टेंस से, कि जो जैसा है उसको वैसा हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरा समाज भी मुझको वैसा ही एक्सेप्ट किया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज ने मुझे बहुत सिखाया है, और मेरे समाज ने मुझे इतना सिखाया है कि अब मैं मतलब कि लोगों से प्रेम से मिल पाती हूँ। एक टाइम था जिसमें मैं बहुत एग्रेसिव थी और बहुत ही गुस्सा करने वाली थी, और अभी प्रकृति के बीच लगातार जाते रहना, उन महिलाओं से मिलना जिन लोग उनसे बुरी स्थिति में हैं, लेकिन फिर उनका जो मतलब कि ठहराव है जीवन को लेकर के कि हमको जिस हम ये हैं तो हमको ऐसे करना है, उन लोगों ने मुझे सिखाया है। और मैं तो ये भी विश्वास करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे इस तरीके का बनाया है। जिन महिलाओं के साथ मेरा वक्त बीतता है और जिन युवाओं के साथ भी मेरा वक्त बीतता है, जिन लोग हमको अब यूट्यूब मेरे पर रिप्लाई भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर एक दिन में 600-700 से अधिक मतलब लोग देखते हैं, और तो मुझे लगता है कि ये प्रेम का आदान प्रदान वाली जो चीजें मेरे भीतर घुसी है, ये कहीं ना कहीं समाज के भीतर जो बचा हुआ स्नेह है वो हमको मिला है, और मैं उसी को फैलाने सारे कामों को करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अभी बन पाई हूँ तो बिल्कुल समाज की वजह से बन पाई हूँ, और अपने आप को एक बदला हुआ अगस्टीना के रूप में देखती हूँ, जो समय आने पर बहुत मुखरता से अपनी बात तो रखती है, लेकिन अंततः वो समाज से एक्सेप्टेंस चाहती है, समाज से वो प्रेम चाहती है जो वो डिजर्व करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही करके मतलब कि हम लोग हिंसा से दूर जा सकते हैं, नफरत से दूर जा सकते हैं, और फिर खुशहाल समाज की रचना कर सकते हैं, और सबके लिए समानता, डिग्निटी और इक्विटी ला सकते हैं, जिस समय अगर हम लोग स्नेहिल और बहुत अधिक प्रेम में रह करके संसाधनों की छीना झपटी से बचेंगे तब। बहुत बढ़िया अगस्तीना और सुनीता, और आपने जो एक बात कही, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश है सारे सुनने वालों के लिए कि जहां पर हम आज यूक्रेन और गाजा की जो बातें हैं, हम युद्ध देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें आपने बहुत ही सरल तरीके से एक शब्द कहा, एक बात कहा, निस्वार्थ प्रेम की, जो कि सुनने के बाद मैं भी बहुत रोमांचित हो उठा हूं, क्योंकि मैं भी प्रेम की भाषा में विश्वास रखता हूं, और ये सच है कि हम साथ में आएंगे और प्रेम के भाषा से ही हम बदलाव ला सकते हैं। आज हम बातें कर रहे थे आदिवासी महिलाओं और एक्टिविज्म और उनसे जुड़े चुनौतियों के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।